ओला पे पिछले कुछ दिनों से जो मेरी फंडामेंटल एनालिसिस चल रही थी उसमें जो किताबी काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब बारी है ओला के शोरूम को विजिट करने की। अगर आप टेस्ला की भी बात करोगे तो वो 4680 वाली ही बैटरीज का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का सर्कुलर है जिस चीज को आप पढ़ सकते हैं। इंडिया, चाइना और कुछ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। अब हम बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के केपीआईज की। सब मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई स्टॉक गिर रहा था तो अगर आप सही ट्रेडर और अच्छे पैसे तो तभी बनाओगे जब स्टॉक्स को इधर पे पकड़ो, या फिर थोड़ा ही निकला हुआ है तो ही आप उस चीज को पकड़ रहे हो। मैं क्लियर कट बुलिश हूं। बॉटम लाइन ये है, इस कंपनी के शोरूम को विजिट करने से पहले और शोरूम को विजिट करने के बाद जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस कंपनी पे, उस पे जमीन आसमान का डिफरेंस है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। करंटली ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 61% नीचे और अपने आईपीओ प्राइस से 20% नीचे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में ओला इलेक्ट्रिक हमें एक मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में ओला को हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस से है और मेरा खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ओला इलेक्ट्रिक पे। बिफोर वी स्टार्ट दिस एनालिसिस, एक चीज को हमें क्लियर कट समझना जरूरी है। देखो, ओला कैब और ओला इलेक्ट्रिक ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग कंपनीज हैं। आज की इस वीडियो में जिस कंपनी को हम डिस्कस कर रहे हैं वो ओला इलेक्ट्रिक है। कैब वाले बिजनेस से इस कंपनी का कुछ भी लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो इस चीज को आप सिंपल लैंग्वेज में यूं समझना कि ओला इलेक्ट्रिक का जो कोर बिजनेस है वो है टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना और उन्हें आपको बेचना। अगर हम इनके की बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो ओला के बिजनेस को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। एक है ऑटो सेगमेंट और दूसरा है सेल सेगमेंट। सेल मतलब जो बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है ना, वो सेल सेगमेंट में आ जाता है। अगर आप इनके मेन बिजनेस की बात करोगे तो वो ये ऑटो सेगमेंट ही है। बेसिकली इसमें ये लोग क्या करते हैं, स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग वाला काम इस वाले पार्ट में हम देखते हैं। ये जो सेल सेगमेंट है ना, मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसमें पहला बुलेट पॉइंट है कि ये लोग डेवलप कर रहे हैं इन हाउस बैटरी सेल्स कुछ 4680 फॉर्मेट का। तो आगे हम बढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। साथ ही साथ अगर आपने कभी सुना है तो टेस्ला की कार्स में भी 4680 फॉर्मेट के ही बैटरी सेल्स लगाए जाते हैं और इनके अपने बेनिफिट्स हैं जो कि अभी आगे हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ ओला ने अभी अपनी एक खुद की एक गीगा फैक्ट्री डाली है जिसमें ये लोग बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और ये इंडिया की लार्जेस्ट ईवी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। अब एक बार जरा हम ये समझते हैं कि ये जो 4680 बैटरी सेल का फॉर्मेट है इसके कहने का मतलब क्या है। तो देखो दोस्त, इस चीज को मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये जो 4680 लिखा है ना, तो 46 मतलब 46 mm की बैटरी की विड्थ होगी और 80 mm की बैटरी की लेंथ या फिर हाइट होगी। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, जो पुरानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी ना, उसमें कुछ इस शेप के बहुत सारे सेल्स को मिला के एक बैटरी रेडी की जाती थी जो उस गाड़ी के अंदर डाली जाएगी। फिलहाल में इससे जो ज्यादा बेटर एफिशिएंट तरीका है ना, वो इस तरह के सिलेंडर के आकार में जो सेल्स बनाई जा रही है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप टेस्ला की भी बात करोगे तो वो 4680 वाली ही बैटरीज का इस्तेमाल करता है जिससे उन लोग की जो रेंज है वो ज्यादा आती है और भी बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ओला की बात करोगे ना, तो देखो ये ओला ने खुद से मैन्युफैक्चर करके इंट्रोड्यूस किया है। तो बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं हम लोग भी 4680 का जो फॉर्मेट है वही वाली बैटरी अपनी भी गाड़ियों में लगाने वाले हैं। 4680 फॉर्मेट के सेल्स को यूज करेंगे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आ जाता है वो ये है कि आपकी गाड़ियों की रेंज बढ़ जाती है, कॉस्ट नीचे आ जाती है और साथ ही साथ आप बेटर तरीके से हीट मैनेजमेंट को कंट्रोल कर पाओगे। अब आप में से कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ओला खुद की बैटरीज को मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर रहा है। अगर आप इनके पीयर्स से इनको कंपेयर करेंगे तो इनके पीयर्स बैटरीज कहीं और से आउटसोर्स कर रहे हैं। क्या ओला को भी ये करना सही नहीं रहेगा क्या? तो देखो, अगर आप इसमें थोड़ा सा पीछे जाके पढ़ोगे ना, तो ओला भी चाइना या फिर कोरिया से अपने बैटरीज को इंपोर्ट ही किया करता था। लेकिन फिलहाल में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इन लोगों ने तमिलनाडु में इंडिया की सबसे बड़ी ईवी बैटरीज को, ईवी के जो बैटरीज होती है ना, उनके मैन्युफैक्चरिंग का प्लान डाला है। Q1 2026 से ऐसा हम लोग लेके चल रहे हैं कि वो जो ये फैक्ट्री इन लोगों ने बैटरी वाली डाली है वो एक स्केल पे, फुल स्केल पे स्टार्ट हो जाएगी और 30+ बैटरीज के जो सेल्स हैं वो ओला की गाड़ियों में डलते हुए भी हमें देखने को मिल जाएंगे। ये जो फैक्ट्री लग रही है इसका फेज 1 कंप्लीट भी हो चुका है। साथ ही साथ फ्यूचर में ओला इन बैटरीज को अपने कॉम्पिटिटर्स को भी बेच के वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। ना आगे बढ़ने से पहले एक और चीज आपको समझना ये जरूरी है, क्योंकि ओला ने अपनी खुद की फैक्ट्री तो डाल दी बैटरीज को मैन्युफैक्चर करने की, लेकिन बैटरीज को बनाने में रॉ मटेरियल कौन कौन से लगते हैं।
तो 5 मेजर रॉ मटेरियल्स लगते हैं। सबसे पहले आता है लिथियम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट एंड मैग्नीज। जो लिथियम है ये बेसिकली एनर्जी को स्टोर और रिलीज करने का काम करता है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। अगर हम निकल की बात करेंगे तो ये बेसिकली बैटरी की कैपेसिटी और जो एनर्जी की डेंसिटी है ना उसको बढ़ाता है। अगर आप कोबाल्ट की बात करेंगे तो ये बैटरी की लाइफ और स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ग्रेफाइट की अगर आप बात करेंगे, जो एनोड वाले वो जो उसमें लंबी सी नहीं होती है एनोड वाली जो रॉड होती है, तो बेसिकली उसको आप ग्रेफाइट का यूज करके बनाते हो। और अगर हम मैग्नीज में जाएं तो ये बैटरी की ड्यूरेबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है। अगर आप में से कोई इन रॉ मटेरियल्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने पीपीटी में इंक्लूड किया हुआ है। मैं एक काम करूंगा, इस पीपीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इन सारी चीजों को अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हो। अब एक और चीज को समझना ये जरूरी है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं ये सारे अल्टीमेटली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। तो अगर ग्लोबली इन प्रोडक्ट्स के ये रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो हमें ओला के प्रॉफिट्स थोड़े से सफर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और ये सिर्फ ओला में नहीं होगा, जितने इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें भी हमें ये सेम चीज़ देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से ओला में ये जो इसका जो इम्पैक्ट आएगा, मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि एटलीस्ट ये लोग प्रोडक्शन तो लोकली कर रहे हैं। अब हमें दो और नए टर्म समझने हैं, एंड आई प्रॉमिस यही दोनों बस लास्ट है। एक है फेम और दूसरा है वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो देखो, फेम का फुल फॉर्म होता है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। सो बेसिकली एक तरह से आप इसे यूं समझ सकते हो कि एक सब्सिडी प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट चाहती है इंडिया में ईवी की डिमांड बढ़े और साथ ही साथ इनके प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाए। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो फेम का जो फर्स्ट फेज था, जिसे हम फेम 1 बोलते हैं, ये अप्रैल 2015 से मार्च 2019 तक चला और गवर्नमेंट ने एक तरह से इसमें 900 करोड़ की सब्सिडी अलॉकेट की। अगर हम फेम 2 की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2024 तक चला विद अ बजट ऑफ 11,500 करोड़। और फिलहाल में फेम 3 अनाउंस हो चुका है। फेम 3 का बजट है 10,900 करोड़ का। 1 अप्रैल 2024 से मार्च 2026 तक चलेगा, यानी कि 2 सालों के लिए फेम 3 को लॉन्च किया गया। यहाँ पे गवर्नमेंट का सर्कुलर है, जिस चीज को आप पढ़ सकते हो। दूसरा जो चीज था वो था वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो देखो दोस्त, वर्टिकल इंटीग्रेशन को बड़े लेमन लैंग्वेज में आप यूं समझ सकते हो कि जब कोई बिजनेस अपने, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ओला की अगर बात करें तो ओला अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के पार्ट को खुद ही कंट्रोल करने की कोशिश करे ना, तो उस केस में उसको वर्टिकल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक लेमन लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यही चीज़ समझाता हूँ। देखो, आप यूं समझो कि जोमेटो जो अभी फिलहाल में है, ये क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। आप एक फूड ऑर्डर करते हो तो जोमेटो का एक बंदा जाता है, रेस्टोरेंट से खाना उठाएगा और आपको डिलीवर कर देगा। क्या जोमेटो ने खुद इस फूड को प्रिपेयर किया? नहीं। लेकिन अगर आप डोमिनोज से पिज्ज़ा अगर ऑर्डर करते हो ना, तो ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस है डोमिनोज का। उन लोगों के पास जो बेस होता है वो लोग भी वो खुद ही लेके आते हैं, डिलीवरीज भी खुद ही करवाते हैं, उस पिज़्ज़ा को खुद ही बनाते हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि डोमिनोज का पूरा बिजनेस डोमिनोज खुद संभालता है। ठीक ऐसे ही ओला इलेक्ट्रिक भी अपने बिजनेस के लगभग सारे पार्ट्स को खुद ही कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग ये लोग खुद करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है ईवी व्हीकल्स में, वो है बैटरीज। तो बैटरीज की प्रोडक्शन ये लोग खुद कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ा। अगर आप दूसरे गाड़ियों की बात करोगे तो वहाँ पे डीलर्स होते हैं जो उन कंपनीज की गाड़ियों को बेचेंगे। यहाँ पे इन लोगों ने डीलर्स को हटा के डायरेक्टली सेल करना शुरू कर दिया, तो कंपनी को फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर दिया। सो बेसिकली ओला ही पूरे ईवी सेगमेंट में ऐसी कंपनी है जो सारे वर्टिकल्स को, जितने भी इसमें स्टेप्स हैं ना, सारे ब्लॉक्स को खुद ही हैंडल कर रही है A to Z। अगर आप बात करोगे इनमें AI या फिर जो सॉफ्टवेयर ये लोग यूज कर रहे हैं वो भी उस पर भी इनका 100% कंट्रोल है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक 2 and 3 व्हीलर्स में ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी पे IEA ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, एक रिसर्च रिपोर्ट, जिसका नाम है ग्लोबल EV आउटलुक 2024। तो मैं आपको यहाँ पे स्विच करूंगा लिक्विड टेक्स्ट पे और उस PDF पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ। तो देखो, ये वो रिपोर्ट है जो उन लोगों ने पब्लिश किया है। मैं आपको इसमें लेके आऊँगा पेज नंबर 1 पे। और अगर आप यूट्यूब पे भी गूगल पे भी सर्च मारोगे ना, तो बस आप सर्च करो ग्लोबल EV आउटलुक 2024, ये वाली PDF आपके सामने आ जाएगी। बाय IEA लिख देना, काम आपका हो जाएगा ना। वैसे ये जो पर्टिकुलर ये रिसर्च रिपोर्ट है ना, इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमें देखने को मिले, बट इन सारे को अगर मैं हाईलाइट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और फिलहाल में क्योंकि हम ओला को पढ़ रहे हैं, ओला 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है, तो हम सिर्फ उसको ध्यान में रख के बात करते हैं। तो मैं आपको लेके आ रहा हूँ सिर्फ 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स पे। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि दुनिया में जो सबसे बड़े 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट हैं, उनमें इंडिया, चाइना
और कुछ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। अगर आप बात करोगे, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो ना कि क्या टू व्हीलर्स की सेल्स ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है, तो 2023 में एक्चुअली ये डिक्लाइन हुआ है नंबर लगभग 18% है। और उसका रीजन ये था, जब आप डीप में पढ़ते हो, कि इस पूरे सेल्स का, ग्लोबल सेल्स का चाइना अकेले 78% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अगर हम 2023 की बात करें ना, देखो यहाँ पे भी आप हाईलाइट कर सकते हो कि 78% जो ग्लोबल सेल्स का यूनिट वाइज हम बात कर रहे हैं, लगभग 6 मिलियन चाइना ने अकेले टू व्हीलर्स को सेल किया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 8,80,000 यूनिट सेल करे, और इसमें भी एक अच्छी बात यह है, इस पूरे नंबर्स में से 2,50,000 यूनिट सिर्फ ओला ने सेल करे थे इंडिया में, जो कि इस टोटल सेल्स का 28.4% के करीब में आएगा। अगर आप 3,80,000 यूनिट दोगे तो ये एसोसिएशन ऑफ वही साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने किया था। वैसे 2023 में ग्लोबल सेल्स हमें नीचे भले ही आते हुए देखने को मिले, लेकिन अगर आप सिर्फ इंडिया का डेटा देखोगे और 2022 और 23 के सेल्स को कंपेयर करते हो तो हमें एक्चुअल में 40% की स्पीड से ग्रोथ देखने को मिली। तो इस पूरे इंडस्ट्री को अगर आपका मन करे तो आप पढ़ सकते हो। वैसे तो ये जो रिपोर्ट है काफ़ी डिटेल थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट बॉटम लाइन ये है दोस्त कि इंडस्ट्री को मैंने जितना पढ़ा, मैं इस इंडस्ट्री पे काफ़ी बुलिश हूँ और इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी ब्राइट देखने को मिल रहा है। वैसे मैं कोशिश करूँगा ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँ। अब हम बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के केपीआईज की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के केपीआई से। तो अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% से ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। अगर आप कितने यूनिट्स इन लोगों ने सेल करे उसमें 3% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें जंप देखने को मिला। और अगर आप मार्केट शेयर की बात करोगे तो उसमें हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला 0.6% का। देखो ये डिक्लाइन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन काफ़ी इंटेंस हो रहा है और वो मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। बहुत सारे लोग इस कंपटीशन को ओला के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों। देखो जितने ज़्यादा प्लेयर्स इसमें आएंगे उतनी ही जल्दी इंडिया की पब्लिक को ये बात एक्सेप्ट हो पाएगी कि चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मतलब मार्केट फिट हैं, हम इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम इनके ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो उसमें भी हमें बहुत छोटा सा ग्रोथ देखने को मिला। और एबिटा मार्जिन की बात करें तो वो वाला अगेन इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। और इस बार क्योंकि इन लोगों ने फेस्टिवल की कुछ सेल्स चल गए, कुछ डिस्काउंट्स बहुत हैवी वाले चला दिए गए, जिसकी वजह से हमें एबिटा में थोड़ा सा और ज़्यादा हिट देखने को मिल गया। अगर आप नेट लॉस की बात करोगे तो वही अगेन फिर से हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। अभी जब मैं आपको स्क्रीन पे स्विच करूंगा ना तो एबिटा और नेट लॉस में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वहाँ पे ये पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। अगर हम इनके ऑपरेशनल केपीआईज की बात करें तो देखो Q2 2025 में कंपनी के जो टोटल स्टोर्स एंड टच पॉइंट्स थे वो 782 थे, जो कि Q3 2025 में बढ़ के 4000 प्लस हो गए। पूरे इंडस्ट्री में, पूरे पीयर्स में इतने टच पॉइंट्स किसी के नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से ओला को मार्केट को कैप्चर करना काफ़ी इजी होगा। अगर हम इनके सर्विस टर्नअराउंड टाइम की बात करें तो वो भी यहाँ पे डिक्रीज हुआ है सिग्निफिकेंटली, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अगर आप पूरे ईवी स्कूटर के मार्केट के पेनिट्रेशन की बात करोगे तो उसमें भी हमें एक बहुत बढ़िया जंप या फिर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम इनके प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी के केपीआई की बात करें तो देखो दोस्त, इसमें अच्छे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड Q3 2025 में अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपनी बाइक रोडस्टर लॉन्च करी है। अभी हम उस पर बात करने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है। देखो अगर इन लोगों ने अपने ये लॉन्चेस लगातार ऐसे ही कंटिन्यू रखे ना तो बहुत जल्दी ये कंपनी एबिटा पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम इनमें बैटरी सेल्स की बात करें तो अगेन Q1 2026 से इनका ये जो सेल वाला काम है ना ये फुल स्केल पे काम करने लगेगा और यहाँ पे उस समय पे हमें नंबर्स पॉजिटिव में धीरे धीरे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इनके चैलेंजर एंड रिस्क की तो देखो सबसे पहला वही है हाई कंपटीशन। मेरे हिसाब से ये हाई कंपटीशन बहुत ही अच्छी बात है अवेयरनेस फैलाने के लिए। दूसरा है कि बैटरी की जो सप्लाई चेन है तो उसमें अगेन वो जो इनके रॉ मटेरियल्स हैं वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो अगर उनके प्राइसेस थोड़े से ऊपर जाते हैं तो बैटरी के प्राइसेस थोड़े ऊपर चले जाएंगे और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें हमें छोटा सा हिट देखने को मिल सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करोगे तो फिलहाल में कंपनी प्रॉफिटेबल है ही नहीं, तो उसमें तो कोई इशू देखने को मिलेगा ही नहीं। अब जरा हम इस बात पे बात करते हैं कि मैं क्यों ओला पे इतना बुलिश हूँ। देखो सबसे पहला रीजन ये जो इनका Q3 2025 का कॉन कॉल हुआ जो कि रिसेंट में ही हुआ है, जो रिजल्ट भी अनाउंस हुआ है, तो उनमें भविष्य से एक लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा। अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहोगे तो अरुण नाम है इनका, पेज नंबर 6 पे जाकर आप पढ़ भी सकते हो। इन्होंने सिंपल इनसे क्वेश्चन पूछा कि सर अभी पे जो हम लॉस कर रहे हैं ना, ये लॉस करना कब बंद होगा, एबिटा हमारा ब्रेक इवन या फिर पॉजिटिव में कब जाते हुए देखने को मिलेगा। तो इनमें भाविश जी का सिंपल सा रिप्लाई था कि देखो अगर आप जैन 2025 की बात करोगे तो हमने महीने में लगभग 25,000 यूनिट सेल करे हैं। जैसे ही हम एक महीने में 50,000 यूनिट सेल करने लगेंगे ना,
हम लोग एबिटा थोड़े से पॉजिटिव या फिर ब्रेक इवन पे बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। और मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि Q3 2026 तक हम लोग 50,000 क्वांटिटी 50,000 यूनिट्स पर मंथ सेल कर लेंगे। मुझे भी ऐसा लग रहा है। और उसका एक मेजर रीजन जानते हो क्या है? इन्होंने रिसेंट में अपनी एक बाइक लॉन्च करी है, रोडस्टर। अगर आप फिलहाल में आज की डेट पे बात करोगे ना, तो इसकी भी बुकिंग स्टार्ट है और ये 10 मार्च 2025 से इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। लगभग आज से 20-25 दिनों के बाद से डिलीवरी स्टार्ट होगी। बाइक देखने में अच्छी है, मार्केट में सेंटीमेंट अच्छा बना हुआ है। एंड ऑल्सो अगर आप स्कूटर और बाइक वाले मतलब मोटरसाइकिल वाले मार्केट को कंपेयर करोगे ना, तो मोटरसाइकिल का मार्केट स्कूटर वाले से काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है वो जो 50,000 यूनिट्स पर मंथ सेल करने का टारगेट है वो इनको अचीव करने में काफी इजी होगा। दूसरा मेजर रीजन जिसकी वजह से मैं इस कंपनी पे काफी बुलिश हूँ वो ये है कि इंडिया के जो ईवी सेगमेंट है उसमें ये कंपनी मार्केट लीडर है। जब कभी कोई इंडस्ट्री बड़ी स्पीड से ऊपर जा रही होगी ना, जो आपके मतलब जो भी मार्केट का मार्केट लीडर है, अगर आप उस पर बेट करते हो तो जनरली वो ट्रेड्स बुरे जाते हुए नहीं देखने को मिलते हैं। तीसरा मेजर रीजन जिसकी वजह से मैं ओला पे काफी बुलिश हूँ वो ये है कि इनका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, बैटरी की इन्होंने जो प्रोडक्शन खुद से स्टार्ट करी है ना, उसकी वजह से इनके कॉस्ट काफी नीचे आ जाएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एक और चीज जो मुझे लग रहा था वो ये है, इन लोगों के पास लेवल्स बहुत सारे हैं। अभी पे तो ये लोग छोटे स्केल पे हैं, जैसे जैसे स्केल बढ़ती चली जाएगी ना, ये जो मेजर कैपेक्स ये लोग कर रहे हैं उन सब का बेनिफिट आपको देखना स्टार्ट होगा। अगला मेजर रीजन जिसकी वजह से मैं काफी इस इंडस्ट्री पे बुलिश हूँ वो है कि गवर्नमेंट का प्रॉपर सपोर्ट इस इंडस्ट्री को हमें देखने को मिल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2030 तक ये सपोर्ट हमें देखने को मिलता ही रहेगा। उसके बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट ये जो सब्सिडीज वगैरह दे रही है इसमें एक कट लगाना शुरू कर दे, क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज हैं, एग्जांपल के तौर पे आई गेस नॉर्वे ऐसी कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ईवी गाड़ियाँ वहाँ पे बिकती हैं। मतलब 100 में से 95% गाड़ियाँ आपको जो दिखेंगी वो ईवी वाली ही दिखेंगी। आई गेस वहाँ पे भी रिसेंट पे जो सब्सिडीज गवर्नमेंट देती थी उसमें हमें एक कट देखने को मिला है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर देखो इंडिया में जब ठीक ठाक पेनिट्रेशन हो जाएगा ना, उसके बाद से गवर्नमेंट धीरे धीरे सब्सिडीज को कट करना शुरू करेगी। नाउ मैंने वारी पे जब एक वीडियो डाला था तो कोई एक लोग थे जिन्होंने कमेंट किया था कि सर देखो वारी जैसी कंपनी इसलिए ऊपर जा रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी मिली हुई है। देखो दोस्त, मुझे याद तो नहीं आ रहा है मैंने कौन सा मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, बट उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि जैसे मान लो रिन्यूएबल एनर्जी वाला सेक्टर है, तो उसमें जब गवर्नमेंट की ऐसा देखा गया कि जब गवर्नमेंट की सब्सिडीज आती हैं ना, तो उस समय पे वो इंडस्ट्री वो कंपनी जिस स्पीड से परफॉर्म कर रही होंगी, जैसे ही वो सब्सिडीज हटती हैं वो कंपनीज इवन बेटर स्पीड से परफॉर्म करना शुरू करती हैं। इस ईवी वाले भी सेगमेंट में अगर आप बात करोगे ना, तो अगर आप इसको डीजल पेट्रोल वाले बाइकों से कंपेयर करोगे तो एनीवे बैटरी वाला आपको सस्ता पड़ने वाला है। और क्योंकि बैटरी वाला सस्ता पड़ेगा तो कंज्यूमर्स इसको बाई करेगा। शुरुआत में जो एक शिफ्ट होता है ना वो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन एक बार हो गया तो हो गया। इसके पहले आप देखते थे लोग ऑनलाइन क्लासेस लेने से कितना डरते थे, लेकिन कोविड आया, अब वो चीज़ें इतनी नॉर्मल हो गई हैं कि लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या इसमें अगर मैं आपकी क्लासेस ज्वाइन करता हूँ तो क्या अगर मैं किसी दिन नहीं आ पाया तो क्या मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर सकता हूँ क्या। तो आप समझ रहे हो ये एक बड़ा शिफ्ट है, होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार हो गया तो लोग बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे उस वाले नए सिस्टम में। अब कुछ फाइनेंशियल नंबर्स और टेक्निकल एनालिसिस को करने के लिए मैं आपको स्विच करूंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आगे की बात लैपटॉप पे करते हैं। आज के दिन पे ओला बंद हुआ है 60 रुपये 60 पैसे पे और फिलहाल में इस कंपनी का मार्केट कैप है 26,677 करोड़ का। अगर आप बुक वैल्यू की बात करोगे तो वो 4 पे चल रही है। स्टॉक की पी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रही है क्योंकि फिलहाल में ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। देखो दोस्त, अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में या फिर एनुअल वाले पे भी आए ना, क्वार्टरली से भी आपको आइडिया लग जाएगा। आप देखो ये लोग लगातार फिलहाल में लॉसेस को पोस्ट कर रहे हैं। ये लॉसेस जैसे वो जो मैनेजमेंट बोल रहा है ना कि ये लोग जो एबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे या फिर एबिटा पे ब्रेक इवन कर देंगे, ऐसा हो सकता है कि उस समय पे हमें इस स्टॉक में बहुत अच्छी रैली देखने को मिले। मैं आपको एक कुछ पैटर्न दिखाता हूँ। देखो, अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में मैं आ जाता हूँ, देखो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है और हो सकता है शायद आप उस चीज़ से एग्री करोगे, जब कोई स्टॉक ऐसे गिर रहा होता है, जैसे मैं आपको जोमेटो का एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो जोमेटो को उस समय पे हमने बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ा था, बाद में कभी हम उसके बारे में बात करेंगे। इसको हम थोड़ा नीचे करते हैं। देखो आप यहाँ पे, ये वो टाइम था जब जोमेटो पॉजिटिव हुआ। अगर मैं आपको चार्ट्स पे भी लेके आऊँ ना, मतलब स्क्रीनर पे भी दिखाऊँ, तो आप देखो इस सेम चीज़ को देख सकते हो। अगर हम जोमेटो का यहाँ पे लगाएं नंबर, तो अब हम इनके आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में। आप देखो लास्ट लॉस जोमेटो ने जो पोस्ट किया वो किया मार्च 2023 में, और उसके बाद से जून वाले में इन लोगों ने ब्रेक इवन लगभग पोस्ट कर दिया। अगर आप यहाँ पे आओगे तो देखो इस मार्च वाले के समय के बाद से इस स्टॉक ने देख रहे हो लगभग 500% का हमें रैली दिया। मेरा ऐसा मानना है
कि जब जानते हो लोग कब हल्ला मचाना शुरू करते हैं कि ये स्टॉक खरीद लो, जब ये स्टॉक यहाँ से बढ़ के यहाँ पे आ चुका होगा। आपको नहीं लग रहा आप पार्टी में बहुत ही लेट हो गए? मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई स्टॉक गिर रहा था तो अगर आप सही ट्रेडर और अच्छे पैसे तो तभी बनाओगे जब इस स्टॉक्स को इधर पे पकड़ो, या फिर थोड़ा ही निकला हुआ है तो ही आप उस चीज़ को पकड़ रहे हो। ओला में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेम केस रिपीट हो सकता है। जैसे ही कंपनी एबिटा पॉजिटिव होगी, हमें इसमें एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, और वो हो सकता है 2026 तक एबिटा पॉजिटिव वो लोग हो जाएं। उस केस में अभी फिलहाल में तो इसमें जो ट्रेड हमें ओला में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से चार्ट्स दिख रहे हैं, मैं तो इससे बहुत ही दूर रहूँगा। ये कंपनी बस लगातार गिरे ही जा रही है। जब तक ये कंपनी गिर रही है किसी को भी नहीं पता है किस लेवल पे जाके रुकने वाली है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ये जितना गिर जाए उतना हमारे लिए बढ़िया है। हमें अगर मैं आपकी जगह पे रहता तो मैं वेट करता कि ये कंपनी गिरने के बाद से एक लेवल पे आके कंसोलिडेट करे, और उसके बाद से अगर कोई अपवर्ड का मोमेंट देती है तो फिर मैं पार्टिसिपेट करने के बारे में एक्टिवली सोचने लगूंगा। देखो, ये बताने का मतलब ये नहीं था कि मैं कोई आपको टिप्स दे रहा हूँ, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं एक्टिवली ओला को ट्रैक कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी बाय करके बैठूँ। ये अगर आप स्क्रीन पे बात करोगे ना तो नंबर्स जिस लेवल तक मैं जाके देख रहा था देख लिया। अगर आप वैल्यूएशन की बात करोगे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्या कोई भी ओला की सही वैल्यूएशन क्या है नहीं बता पाएगा। कंपनी लॉस मेकिंग है। बेसिकली आप एक बहुत ही हाई रिस्क वाला ट्रेड ले रहे हो। इसी वजह से ओला में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको 500% का रिटर्न दिख जाए, या फिर जहाँ पे आपने बाई किया वहाँ से 50% का लॉस दिख जाए। दोनों ही केसेस पॉसिबल है। तो मैं ओला में अगर कोई ट्रेड बनाता भी हूँ तो मैं एकदम जीरो हीरो जैसा ट्रेड करूँगा। एंड ऑल्सो जब से मैं इनके शोरूम को विजिट करके आया हूँ ना, दे नीड टू इम्प्रूव अ लॉट। बाकी मैं ओला पे क्लियर कट बुलिश हूँ। एक लाइन में बोल रहा हूँ, मैं क्लियर कट बुलिश हूँ। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको ओला के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। देखो, रीज़न बहुत सिंपल है। अभी पे रात के पता है कितने बज रहे हैं? देखो, मैं आपको टाइम दिखा रहा हूँ। वो रिकॉर्डिंग इसमें भी लगी हुई थी ना, ये टाइम आप देख सकते हो। हाँ, टाइम नहीं दिखेगा क्या? आप देख रहे हो, इसमें अगर आपको टाइम दिख जाए तो 1:53 हो रहे हैं रात को। मुझे कल मॉर्निंग में आके यहाँ पे मॉर्निंग वाला बैच भी लेना है अपने इंस्टीट्यूट पे। आई गेस आज सोने में बड़े आराम से 3:30-4 बजने वाला है। तो बिना लाइक किए अगर गए तो पाप लगेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हेलो, हाय, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो ओला पे पिछले कुछ दिनों से जो मेरी फंडामेंटल एनालिसिस चल रही थी उसमें जो किताबी काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब बारी है ओला के शोरूम को विजिट करने की। ओला के शोरूम को मैं इसलिए भी विजिट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं पर्सनली कभी भी ओला के शोरूम पे नहीं गया हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि जब एक कस्टमर पहली बार इनके शोरूम पे जाता है तो उसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इस शोरूम को विजिट करते वक्त जो चीज़ें मेरे दिमाग में रहेंगी वो ये है कि इनका शोरूम कितना बड़ा और किस तरह का दिखता है, सेल्समैन कैसा है और उसकी पिचिंग कैसी है, और साथ ही साथ मैं इनसे क्वेश्चंस करूंगा कि आफ्टर सेल्स जो आप में सर्विस वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो। मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे क्लिप्स को शूट करूं और इसी वीडियो में इंक्लूड करूं। सो मिलते हैं शोरूम में। इसमें अगर 2 किलोवाट के लेते हैं तो S1 Pro है, और ये कितने की पड़ेगी मुझे? ये पड़ेगी आपको 1,50,000। तो इसकी रेंज? इसकी रेंज आपका 195 कंपनी बोलती है सर्टिफाइड रेंज, ठीक है। बट ये आपके 150 प्लस आराम से यूज चलेगी। सो अभी पे ओला का शोरूम विजिट करके मैं आ चुका हूँ, और इस तरह के एक पैम्पलेट का यूज करके उन लोगों ने मुझे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। अगर आप मुझसे मेरे कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करोगे तो इट वॉज टेरिबल। लाइक अगर 10 में से रेटिंग देना हो ना तो मैं 1 स्टार की रेटिंग दूंगा। और चीज़ों को मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। ना ही वहाँ पे साफ सफाई है, ना ही मुझे सेल्समैन समझ में आया। लाइक भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, नो डिसरिस्पेक्ट टू यू और योर प्रोफेशन, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि एक कंप्यूटर साइंस वाले बंदे को सेल्समैन बना के इन्होंने बिठा रखा है। अगर मैं शोरूम के स्पेस की बात करूं, मुझे लग रहा है कि मेरे ऑफिस का जितना स्पेस है ना, जहां पे मैं इंस्टीट्यूट रन करता हूं, इतना बड़े स्पेस में उन लोगों ने पूरा का पूरा शोरूम बना रखा है। पूरे शोरूम में एक एसी नहीं। लाइक अगर आप लिटरली जाओगे, अगर स्कूटी को देखने जा रहे हो तो आपको नहीं लग रहा है कि जो कस्टमर जाएगा वो 5-10 स्कूटी को तसल्ली से देखेगा, लेकिन वो शोरूम में 15 मिनट खड़ा होना मुश्किल था। मैं जैसे ही एंटर किया, मैंने ये जैकेट निकाला, साइड में रखा, टी शर्ट पे भी वहाँ पे गर्मी हो रही थी, एटलीस्ट मुझे तो हो रही थी। प्लस में जो एनवायरनमेंट था, आई डिडंट लाइक इट, लाइक लिटरली डिडंट लाइक इट। बगल में ही उनका एक सर्विस वाला पार्ट था, तो वहाँ पे मैं एक लड़का था जो अपनी स्कूटी सर्विस करवाने लाया था। तो क्योंकि मैं उनके सामने कैमरा ओपन नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग थोड़े से नर्वस हो जाते हैं,
मैंने उनसे बात करी, मुझे वो भी कोई बहुत सेटिस्फाइड नहीं लगा। बॉटम लाइन ये है, इस कंपनी के शोरूम को विजिट करने से पहले और शोरूम को विजिट करने के बाद जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस कंपनी पे, उस पे जमीन आसमान का डिफरेंस है। अगर ओला चाहता है कि उनके सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिले, सो दे नीड टू इंप्रूव अ लॉट ऑन देयर कस्टमर एक्सपीरियंस। कम से कम एसी तो लगवा ही लो यार। अगर आप इनको इनके पीएस से कंपेयर करोगे तो और किसी मामले में तो नहीं, लेकिन कस्टमर एक्सपीरियंस के मामले में दे कैन च्यू ओला लाइक एनीथिंग।